बच्चों, हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की और उसमें हमने उनके कुछ आर्थिक विचार देखे थे। अब हम बात करेंगे उनके श्रम संबंधी आर्थिक विचारों के बारे में। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत श्रम संबंधी विचारों का विशेष महत्व है, क्योंकि जहाँ एक और गांधी जी श्रम की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम संघों की भूमिका और श्रम कल्याण के ऊपर भी जोर देते हैं। तो उनके श्रम संबंधी विचारों का अध्ययन हम कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें पहला है श्रम की प्रतिष्ठा। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में श्रम के महत्व और प्रतिष्ठा को आर्थिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व माना गया, क्योंकि वो न केवल उत्पादन का महत्वपूर्ण सक्रिय साधन है, बल्कि वह साधन और साध्य दोनों है। श्रम की अवहेलना कर मशीनों का उपयोग को बढ़ावा देना कतई उचित नहीं है, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। फिर उन्होंने इसके बारे में बात की रोटी का श्रम सिद्धांत। महात्मा गांधी ने श्रम की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत या रोटी के लिए श्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और उनका इसमें ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे धनवान है, चाहे गरीब है, चाहे स्वयं के लिए परिश्रम द्वारा ईमानदारी से जीविकोपार्जन कर रहा है, उसके लिए उनका ये कहना था कि ईमानदारी और परिश्रम से ही वो जीविकोपार्जन करे। इस सिद्धांत की विशेषताएं अगर हम देखें तो कुछ विशेषताएं इसकी हैं, जिसमें पहली है रोटी के लिए श्रम सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है, वो चाहे गरीब है, चाहे वो अमीर है, मजदूर है या मालिक है, श्रमजीवी है या बुद्धिजीवी है, इन सबको अपनी आवश्यकता की पूर्ति शारीरिक श्रम द्वारा करनी चाहिए, बुद्धि द्वारा नहीं, क्योंकि बुद्धि शरीर का स्थान नहीं ले सकती। ये इसमें इनका कहना था। दूसरी विशेषता इस रोटी के श्रम सिद्धांत की है कि रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत ऐच्छिक है। हालांकि गांधी जी सबको अपने जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम पर जोर देते थे, फिर भी वे इसे अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि इससे असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जबकि स्वेच्छा से कार्य करने से संतोष और शांति मिलती है। तीसरी विशिष्टता श्रम सिद्धांत के मुख्य उद्देश्यों के बारे में है। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिष्ठित श्रम सिद्धांत के रोटी के लिए श्रम सिद्धांत के कुछ उद्देश्य उन्होंने इसके निर्धारित किए, जिनमें मुख्य हैं समाज में ऊंच नीच का भेद समाप्त होगा और सामाजिक समानता की भावना इससे जागृत होगी, शारीरिक पुष्टता और मन को प्रसन्नता इससे मिलेगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी, और प्रसन्नता में वृद्धि और उदारता के भाव उजागर उत्पन्न होंगे। एक उद्देश्य इसका इन्होंने ये रखा था कि इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के शारीरिक श्रम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। जब सभी व्यक्ति शारीरिक श्रम से जीविकोपार्जन करेंगे तो किसी के भी शोषण की समस्या नहीं रहेगी, शोषण की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सभी के द्वारा श्रम से जीविकोपार्जन करने की व्यवस्था में न मालिक और न सेवक, अतः शोषण का अंत होगा और इससे वर्ग संघर्ष भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। फिर रोटी के श्रम सिद्धांत के उद्देश्य की पूर्ति में गांधी जी लोगों के चहुमुखी विकास का स्वप्न साकार करने के उद्देश्य से प्रेरित थे, और यही कारण था कि महात्मा गांधी ने कुटीर और लघु उद्योगों तथा हस्तकला पर आधारित बुनियादी शिक्षा पर बल दिया। तो ये हमने देखा श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में, श्रम के आर्थिक विचार, गांधी जी के आर्थिक विचार। दूसरा श्रम की प्रतिष्ठा के बाद दूसरा पॉइंट इनका जो है वो है श्रम और पूंजी में घनिष्ठ संबंध पर जोर। महात्मा गांधी श्रम की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि श्रम पूंजी से श्रेष्ठ है
मैं श्रम और पूंजी का विवाह कर देना चाहता हूँ। श्रम पूंजी से श्रेष्ठ है और मैं श्रम और पूंजी का विवाह कर देना चाहता हूँ। ये दोनों मिलकर आश्चर्यजनक कार्य करेंगे। ये उनकी किताब थी सर्वोदय, उसके अंदर इन्होंने ये कोटेशन उन्होंने दिया था। तो गांधी जी पूंजी को श्रमिक के स्वामी की बजाय सेवक के रूप में महत्व देते थे। तीसरा है श्रम संघ और उनके कर्तव्य। महात्मा गांधी देश में श्रमिकों के आदर्श श्रम संघों की भूमिका को विशेष महत्व देते थे। गांधी जी कहते थे कि अगर श्रमिक बुद्धिमत्तापूर्ण संगठित हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। तो उन्होंने श्रम संघ के कुछ कार्यों के ऊपर जोर दिया, जिसमें सबसे पहला है श्रम संघ के सदस्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। दूसरा, औद्योगिक विवादों को आपसी बातचीत और समझौते और पंच के फैसले से निपटाना। तीसरा है श्रमिकों के समग्र विकास हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन करना। पांचवा, श्रमिकों को उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उनके अधिकारों में वृद्धि का प्रयास करना। नेक्स्ट है श्रमिकों को उनके मुख्य व्यवसाय के अलावा पूरक व्यवसाय का प्रशिक्षण देना, ताकि हड़ताल, तालाबंदी और नौकरी से निकाले जाने पर भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। नेक्स्ट है औद्योगिक मालिकों द्वारा पंच फैसलों को क्रियान्वित न करने पर मजदूरों को हड़ताल के लिए तैयार करना। और सातवां है संघ सदस्यों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना। तो ये श्रमिक संघों के कर्तव्य उन्होंने बताए और उनका ये कहना था। और इसी कर्तव्यों और सिद्धांतों के आधार पर ही अहमदाबाद श्रम संगठन की स्थापना हुई और एक आदर्श श्रम संघ के रूप में इसका अनुसरण आधुनिक श्रम संघों द्वारा भी किया जाना अपेक्षित है। चौथी बात ये अपने श्रम के सिद्धांत में जो करते हैं वो करते हैं श्रम कल्याण की। महात्मा गांधी का मत था कि श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है और उनमें मानवीय मूल्य भी समाहित हैं। अतः आर्थिक स्थायित्व और सामाजिक न्याय की दृष्टि से श्रमिक को केवल रोजगार प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका जीवन और कार्य की बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी ज़रूरी है। इसी कारण गांधी जी ने श्रम कल्याण कार्यों पर जोर दिया। अगर श्रमिकों के कल्याण पर उद्योगपति ध्यान न दें तो श्रमिकों को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और कल्याणकारी कार्यों के लिए हड़ताल से भी नहीं हिचकने की बात उन्होंने की। और उनका ये कहना था कि सफल हड़ताल की मुख्य शर्तें उन्होंने इसमें बताई कि पहली बात तो ये है कि केवल न्यायोचित कारण पर ही हड़ताल हो। दूसरी बात, हड़ताल पर जाने पर तो सभी कर्मचारियों में एकता हो। हड़ताल अहिंसक होनी चाहिए। हड़ताली कर्मचारियों के स्थान पर अन्य श्रमिकों का प्रतिस्थापन संभव न हो और हड़ताली कर्मचारियों में हड़ताल का भार वहन करने और उस समय अवधि में किसी सहायक व्यवसाय द्वारा अपने परिवार के लिए वैकल्पिक आय जुटाने की व्यवस्था हो। और अन्याय से मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय संभव न हो तो सामूहिक त्यागपत्र दे देना उपयुक्त होगा। और उपरोक्त दशाओं के न होने पर भी यदि हड़ताल सफल हो जाए तो ये उद्योगपतियों की कमजोरी होगी। फिर इसके अलावा गांधी जी ने अपने प्रन्यास का सिद्धांत दिया या प्रन्यास की अवधारणा दी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा उनकी है। तो गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत अहिंसा और त्याग की भावना पर आधारित समाजवाद प्राप्ति का एक अहिंसक मार्ग है जो गांधी जी की एक मौलिक देन है। ये सिद्धांत ईशोपनिषद के प्रथम सूत्र पर आधारित है जिसमें ये कहा गया था कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ और चेतन स्वरूप है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। इस ईश्वर को साक्षी रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसी का भी नहीं है।
तो महात्मा गांधी द्वारा इस श्लोक के भाष्य में उन्होंने अपरिग्रह में पूर्ण आस्था दर्शाते हुए कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अतः तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उसका है। ईश्वर निर्विवाद रूप से स्वामी है और उस पर कोई आपत्ति भी नहीं उठा सकता। जो वस्तु जीवन के व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है उन पर व्यक्ति का स्वामित्व है, किंतु इस दशा में भी उसका उपयोग या प्रभाव उत्सर्ग की भावना से होना चाहिए और ये उत्सर्ग या परिवाह अपनी दैनिक जीवन में करना चाहिए कि ऐसा न हो कि इस व्यस्त जगत में के केंद्रीय तत्व को हम भूल जाएं। तो गांधी जी धनी व्यक्ति के धन के संबंध धन को उसके पास ही रखते हुए उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात बचे शेष धन को ट्रस्टी के रूप में रखते हुए उसका उपयोग सामाजिक हित में करने पर जोर देते थे। तो गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की दो मुख्य बातें हैं। पहला है धनी व्यक्ति अपने धन का उपयोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचे शेष धन को ट्रस्टी के रूप में अपने पास रखेगा, और दूसरा है शेष बचे धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए करेगा। तो इस प्रन्यास अवधारणा की मुख्य विशेषताओं को अपन कल देखेंगे।